नमस्कार साथियों, मैं कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए, यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसे भी बताई जाती है। फिलहाल में हम और हमारी टीम द्वारा 9th क्लास और 10th क्लास का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जो भी छात्र छात्राएँ बिहार बोर्ड से हैं 9th और 10th क्लास में, उन्हें फ्री में एजुकेशन दी जाएगी ऑल सब्जेक्ट की। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था। आज से हम लोग एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9th क्लास के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया था। आज से हम लोग 9th के मैथ का जो बुक है उसके एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है मैथ में, वह है संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करने से पहले ना आप सभी को कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम उस बेसिक नॉलेज को जान लेते हैं, जिससे कि हमारा 1.1 या इससे आगे के जो भी एक्सरसाइज है उसको हमें सॉल्व करने में मदद मिले। तो चलिए उस बेसिक नॉलेज को जानते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम प्राकृत संख्या की बात करें, यानी कि प्राकृत संख्या होती क्या है। यह संख्याएं अनंत तक होती है, जैसे कि 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चली जाएगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से चलते रहेगी अनंत तक। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो यह संख्या जो जीरो जब लगा देते हैं ना प्राकृत संख्या में, तो वह हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग w से, जिसे होल नंबर बोलते हैं। यह संख्या जो होती है, यानी कि पूर्ण संख्या जो होती है, 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह अनंत तक चलती रहती है। ठीक, उसी प्रकार हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अब दो प्रकार का हो जाता है। पूर्णांक संख्या में पहला पूर्णांक संख्या जो आता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और दूसरा आता है हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम संख्या रेखा पर इन दोनों को प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारा एक रेखा पार देते हैं, जिसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं, और यहाँ पे 0 हो जाता है। और ये अब जो दाहिना साइड का जो भी संख्या आता है उसे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और बायां तरफ का जो भी संख्या आता है उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ऋणात्मक को हम माइनस से डिनोट करते हैं और धनात्मक को हम लोग प्लस से, जो कि प्लस नहीं भी लिखिएगा तो चलता है। ठीक, और पूर्णांक संख्या में ना 0 आता है। पूर्णांक संख्या जो है इसमें हमारा 0 भी आ जाता है। तो 0 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक, उसी पर अभाज्य संख्या की यदि बात करें तो वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 3 5 7 11। जैसे कि 2 में यदि हम 1 से भाग देते हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ 2 में यदि हम 1 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 कट गया। फिर उसी प्रकार यदि हम 2 में 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 या तो 1 से पूरी तरह से भाग लग रहा है, या 2 में 2 जो है 2 एकम 2, या यह स्वयं की संख्या से ही कट रहा है। उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 3 है। ठीक, तो 3 में हम यदि 1 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 कट गया। ठीक, और 3 क्या हो गया? 3 एक अपने आप में स्वयं हो गया। हाँ, तो 3 को यदि हम 3 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 कट गया। इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। वही यहाँ पर बताया गया है, वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। उम्मीद है यहाँ तक ले क्लियर होगा। यदि भाज्य संख्या की बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि भाज्य संख्या की बात करें तो एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए।
ठीक अभाज्य संख्या का विपरीत होता है भाज्य संख्या। तो वही बताया गया है, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इसका एग्जाम्पल पिछले पेज में हम दिखाते हैं हम आपको। कम से कम ना इसका 3 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, किसमें? भाज्य संख्या में, तभी वह भाज्य संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा और समझने का पूरी कोशिश कीजिएगा। जैसे कि 4 को हम यदि लेते हैं, ठीक, तो 4 को हम यदि 1 से भाग करते हैं तो क्या होता है, 1 से 4 में यदि भाग दे 4 मरतबे कट जाएगा ना, एक ये हो गया। और यदि 2 से हम भाग करते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, ये भी कट गया। और फिर क्या हो रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक, 4 एकम 4 नहीं कट जाएगा स्वयं। तो वही बताया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना वही चीज़ बताया गया है। भाज्य संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं, या देखिए, एक से बड़ी वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। कम से कम इसमें ना 3 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर कितने संख्याओं से विभाजित हो रहा है, सबसे पहले आप लोग देखिएगा तो पहला नंबर जो है 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 4। यहाँ पे कम से कम कितना आ रहा है, 4 बार। 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, पहला 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से। तो यहाँ पर कितना हुआ, 3 हुआ ना। कम से कम 3 होना चाहिए किसी भी हाल में, तभी ही वह भाज्य संख्या कहलाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल जो हो ना वह शून्य आ जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो जाएगा। यदि हम 2 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार यदि 4 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। फिर उसी प्रकार 6 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। फिर उसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 8 में हम 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 2 चौका 8, 0 हो गया ना, ठीक। चलिए, तो हम लोग विषम संख्या को देखते हैं। सम संख्या क्लियर है। विषम संख्या की यदि बात करें, देखिए दोस्तों, यदि हम विषम संख्या की बात करें तो वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर जो उसका शेषफल है, यहाँ पर शेषफल लिख लीजिएगा, शेषफल छूट गया है, सॉरी, शेषफल, ठीक है, शेषफल शून्य न आए उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13 हो जाएगा, ठीक। जैसे कि यदि हम 3 में 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 3, यहाँ पे शेष बच जा रहा है, इसीलिए यह सम संख्या, विषम संख्या नहीं होगा, ठीक। यदि 5 की बात करें तो 5 में भी हम भाग देते हैं, 5 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, एक शेष बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है। फिर उसी प्रकार 7 में यदि हम 2 तिहाई 6, तो कितना शेष एक बच जा रहा है ना, यानी कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए यह हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। एक और विषम संख्या को पहचानने का ट्रिक यह है कि वह संख्या जो 2 के गुना में नहीं आता है। जैसे कि 2 के गुना में पहले क्या आता है, पहले ये जान लीजिए। तो 2 के गुना में हमारा आता है 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इसी तरह से चलते जाता है। लेकिन 1 क्या हमारा 2 के गुना में आता है, नहीं आता है। 3 क्या हमारा 2 के गुना में आता है, नहीं आता है। 5 आता है, नहीं आता है। 7 आता है, नहीं आता है, ठीक। वो यह हो गया हमारा सेकंड ट्रिक
विषम संख्या को पहचानने का। उम्मीद है विषम संख्या को आप लोग समझ पाएंगे। उसके आगे जो हमारा आता है परिमेय संख्या, इसको ध्यान से समझिएगा और पूरी कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे प्रकार से समझने की। परिमेय संख्या की बात करें, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा जो q जो हो ना वह 0 के बराबर नहीं हो। मान लीजिए कि 2/3, 4 जैसे में 2/3, 4/3, 2/5, 0/2, 0, 2, ये सभी क्या हो रहा है, यानी कि p बटा q का मतलब यह है कि वह बट्टा में हो। ठीक, बट्टा में हो। जैसे कि यहाँ पर 2/3 है। ठीक, ध्यान से देखिएगा 2/3, तो इसमें क्या है, 2 क्या है हमारा p हो गया और 3 क्या हो गया q के जगह पर 3 हो गया और p के जगह पर 2 हो गया, क्या होगा। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे 0, अब 0 कैसे होगा, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसी भी संख्या के नीचे ना एक छुपा रहता है। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा 0/2 है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 0 कैसे हो गया। कोई बात नहीं है, p के बराबर ना 0 हो सकता है लेकिन q के बराबर ना 0 नहीं होगा। ठीक है, तो वही हमारा एक और एग्जाम्पल हम लोग आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए लिए हैं 2/0। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, p बटा q के रूप में होना चाहिए, तो हमारा p के जगह पर कितना है 2 है और q के जगह पर क्या है 0, यानी कि q के जगह पर हमारा 0 किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह 2/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या के बाद हमारा आ जाता है वह है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझिएगा, समझ जाइएगा ना तो आगे चल कर ना एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो वही अपरिमेय संख्या को देखिए, वह संख्या जो p बटा q के रूप में न हो। ठीक, परिमेय संख्या का विपरीत है। क्या है, परिमेय संख्या का विपरीत है। जैसे √2, पाई, 3, √5 इसी प्रकार से चलते जाता है। पाई है यहाँ पे। चलिए, यदि पाई का मान हम देखें तो यह है 3.145, इसी प्रकार से आगे की ओर चलते जाता है। √2 का मान निकालिएगा ना तो इसका मान क्या होगा, इसी प्रकार से चलते जाएगा। इसी प्रकार से रूट में जो भी वैल्यू आएगा वह क्या हो जाता है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद हम यदि वास्तविक संख्या की बात करें, जितने भी संख्याएं हैं वह वास्तविक संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या है वह वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि यह क्या है, एक घर है। क्या है, यह एक घर है और इस घर में ना जो भी सदस्य यानी कि फैमिली रहता है, सपोज कीजिए एक ये है, एक ये व्यक्ति है। ठीक, ध्यान से समझिएगा आप लोगों को समझाने के लिए। इस घर में मान लीजिए कि 5 व्यक्ति है रहता है। ठीक, एक ये हो गया 2 और एक ये 3। ठीक, और यहाँ पे एक और 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक ये हो गया 5। ठीक है, देखिए ध्यान से। और जो ये पांचों व्यक्ति ना है क्या है, इसी घर में रहता होगा और इस घर का कुछ न कुछ नाम तो होगा ना। जैसे कि किसी किसी घर पर देखिएगा निवास का नाम लिखा रहता है, जैसे कि श्रीवास्तव निवास, तो किसी का कुछ भी अलग अलग नाम रहता है। उसी प्रकार से इस निवास का नाम वास्तविक संख्या हो गया और इसके अंतर्गत न बहुत सारी संख्याएं आती है, उसी को बोलते हैं। उसी के अंतर्गत हमारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही सभी संख्याएं आती है। जैसे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है इसी यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें दशमलव प्रसार को, अब दशमलव प्रसार को समझने से पहले ना हम लोग ये जानते हैं कि आखिर दशमलव प्रसार होता क्या है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या में किसी संख्या से कोई एक संख्या है किसी और एक संख्या से
जब हम भाग देते हैं ना तो उसका जो भी वैल्यू दशमलव में प्राप्त होता है, दशमलव में प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रसार। जैसे कि यहाँ पर 1/2, 2/3, 4/5। चलिए यदि हम यहाँ पे भाग देते हैं, कितना से भाग दीजिएगा, एक में ना, यदि हम 2 से भाग देंगे तो क्या कर, एक में हम 2 से भाग दे सकते हैं नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे और पॉइंट से पहले एक जीरो बैठाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक जीरो। तो 2 के पहाड़ा, तो यहाँ पर अब कितना हो गया, 10 हो गया, तो 2 पचे 10, तो हमारा जीरो आ गया ना। तो यही जो प्रसार हुआ, दशमलव में जो वैल्यू आया, उसी को हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रसार। ठीक है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि 2/3 है, तो 2 को अंदर लिखेंगे और 3 को बाहर। 2 में यदि 3 से भाग देंगे तो कैसे दियाएगा भाग, नहीं ना दिया पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट बैठाएंगे और पॉइंट से पहले क्या होता है, जीरो बैठता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ठीक, पॉइंट बैठेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो। तब क्या हो जाएगा, 76, 18, 20 में से 8 जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा अभी नहीं कटा है, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे फिर से भाग देंगे, तो 76, यहाँ पे 76, 18, फिर क्या आ गया, 2। तो दोस्तों यह जो है यह चलते रहेगा। यह ना जैसे कि 6, 6, 6, 6, 6, 6, ये आते ही रहेगा। ठीक, तो इस जब कोई संख्या बार बार जब रिपीट होती है ना, तो उसे हम लोग लिख देते हैं 0 पॉइंट। अब बार बार 6 आ रही है ना, तो 6 के ऊपर बार लिख देते हैं। ठीक, 0.6 के ऊपर बार। जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो तो उसे हम लोग बार से डिनोट करते हैं। तो यही हमारा दशमलव प्रसार हो जाता है। अब देखिए, दशमलव प्रसार भी ना कई प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रकार पहल का जो होता है शांत दशमलव प्रसार। कैसा दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। कहने का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जिसका शेषफल शून्य आ जाए उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। जैसे 5/2, 2/5, 6/4 आदि। इसके अलावा भी और कोई संख्या हो सकता है। हम यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग 5 में यदि ना 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। 2 पचे 10, तो क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। इसीलिए यह क्या आ जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। यानी कि 5/2 है वह हमारा शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे देखिएगा 2/5 को लेते हैं, तो 2 को अंदर लिखेंगे और 5 को बाहर। तो चलिए 2 में 5 से भाग देने से पहले यहाँ पे जीरो लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, तो हमारा एक जीरो अंदर आ जाएगा। तो 5 चौका 20, तो ये क्या हो गया, जीरो आ गया ना। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया, वही यहाँ पर लिखा गया है। ऐसी संख्या जिसका शेषफल शून्य आ जाए उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसके बाद यदि बात करें तो हमारा दशमलव प्रसार जो आता है वह है अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, तो इसको समझिएगा, ऐसी संख्या जो पूरी तरह से कटे नहीं और शेषफल की न पुनरावृत्ति हो, यानी शेषफल न वही बार बार आते रहे, उसे हम लोग अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे 1/3, 1/3, 2/3, इसी प्रकार से और भी उदाहरण हो सकता है। मान लीजिए 2/3 है यहाँ पर, तो हम इसको भाग देने से पहले हम लोग पॉइंट बैठा दिए, तो हमारा 20 में से 76, 18, 20 में से 18 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर हमारा एक और जीरो आ जाएगा, 76, 18, क्या आ जाएगा, कट गया, 2 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 76, यहाँ पे 76, 18, कितना आ गया, 2 आ रहा है ना, बार बार वही रिपीट हो रहा है।
तो ये हमारा ना कटबे न करेगा, इसी तरह से ना ये चलते रहेगा। अर्थात शेषफल की क्या हो रही है, बार बार 2 आ रही है, यानी शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। हम बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार। उसी प्रकार यदि एक और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 1/3, तो 1 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो इसके पहले 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट से पहले 0। ठीक है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बार बार शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए यह हमारा अनवसानी आवर्ती, इसीलिए हमारा यह भी क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती के अंतर्गत ही आएगा। फिर यदि हम बात करें अनवसानी आवर्ती या अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती, तो ऐसी संख्या जो पूरी तरह से कटे भी ना और शेषफल की भी पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है कि ऐसी संख्या जो पूरी तरह से कटे भी ना, मतलब कि उसका शेषफल जो हो 0 भी ना आए और पुनरावृत्ति भी ना हो, मतलब कि वही संख्या बार बार भी नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवर्ती या अशांत अनावर्ती। जैसे कि पाई हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3, इसका मान निकालिएगा ना तो इसका कभी मान कटबे न करेगा, अनंत तक चलते रहेगा, एकदम जाते रहेगा। उसके बाद यदि हम घातांक नियम की बात करें तो a के पावर m इंटू a के पावर यदि n रहता है ना तो a के पावर m प्लस हमारा n हो जाता है। सपोज कीजिए यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे a की जगह पर हम 2 लेते हैं और m की जगह पर हम 3 लेते हैं, तो हम a की जगह पर कितना लिए हैं, 2, और n की जगह पर मान लीजिए हम 2 ले लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, यानी a की जगह पर 2 हो जाएगा और पावर जो हमारा है 3 + 2, यानी कि 2 के पावर 5 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बार लिखिएगा आप 2 को, 2 × 2 × 2 4 और 1 5। चलिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। उसी प्रकार घातांक के दूसरे नियम की बात करें, यदि a के पावर m और फिर उसके पावर भी यदि n रहे तो हमारा a के पावर m इंटू n हो जाता है। सपोज कीजिए a के जगह पर हम 2 ले लिए, ठीक है, और m के जगह पर हम कितना ले लिए, m के जगह पर हम मान लीजिए 3 ले लेते हैं, ठीक, और n के जगह पर हम क्या लेंगे, n की जगह पर मान लीजिए हम 2 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा a तो हो ही जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर का ना गुना हो जाएगा, जैसे कि 3 × 2, और यहाँ हम a की जगह पर क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको 6 बार लिखिए, 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ हुई 4, 5 और 1 ये 6। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, और यदि हम घातांक के तीसरे नियम की बात करें तो इसमें देखिएगा a के पावर m बाई a के पावर n, तो हमारा हो जाता है a के पावर m माइनस n। सपोज कीजिए हम a के जगह पर 2 लिए और m के जगह पे हम 3 ले लिए, a के जगह पर हम कितना लिए 2 और n के जगह पे हम मान लिए कितना लें, 2 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, a की जगह पर हम कितना लिए हैं 2 और m की जगह पर हम कितना लिए हैं 3 और 2 a और n की जगह पे हम 2 लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 के पावर 1, यानी कि 2 ही हो जाएगा। किसी यहाँ पे देखिएगा, किसी भी चीज़ की जब पावर 1 रहता है तो उसका मान वही लिखा जाता है। ठीक है, 2 एकम 2। तो दोस्तों यदि हम घातांक के चौथे नियम की बात करें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a के पावर m गुणना, पॉइंट का मतलब गुणना होता है, b के पावर m इक्वल टू बराबर, तो इसका हमारा हो जाता है ab के पावर m, यानी कि जो ये रहेगा ना बेस में
आधार में जो चीज़ रहेगा वह गुणा में हो जाएगा। जो पावर सेम है ना, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो हमारा क्या हो जाएगा a इंटू बी के पावर m। मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। a के जगह पर हमने लिया क्या, 2 लिया गुणा, और b के जगह पर हम लोग 3 ले लिए, और जो पावर है ना यहाँ पे m, तो m के जगह पर हम लोग 3 लेते हैं, ठीक। तो जब इसको क्या हो जाता है, a इंटू बी हो जाता है, यानी कि 2 गुने 3 हो जाएगा। अब पावर हमारा m लिखा जाता है यहाँ पे, तो हमारा पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। ये पावर कितना है, 3। अब इसको 3 बार लिख दीजिए गुना में, 6 गुने 6 गुना कीजिए, 36, 36 में 6 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 36 गुना 6, 36 के 6 हो जाएगा हासिल 3, 76 या 18 3, 18 19 20 21, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 216। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, 36, 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36, और फिर 36 में हम लोग कितना से गुना करेंगे, 6 से, तो यहाँ पे फिर से गुना होगा 36 में 6 से, तो 6 36 के 6 हासिल 3, 76 या 18 18 19 20 21, तो हमारा 216 आ जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।